नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। बहुत चर्चा हो चुकी कि मोदी सरकार का पहला साल कैसा रहा। अब यह विचार भी होना चाहिए कि विपक्ष का गुजरे वर्ष में कैसा प्रदर्शन रहा। जवाब में कांग्रेस और राहुल गांधी पर फोकस बनता है। वही मुख्य विपक्ष भी है। कांग्रेस के लिए 10 महीने बहुत खराब रहे। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में कांग्रेस की बुरी दशा ने ही अमित शाह का जादू बनवाया। उस नाते मोदी सरकार और भाजपा के लिए चुनौती वाली पार्टी आप साबित हुई है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में भाजपा को ऐसा खत्म किया कि पूरे देश में अश्वमेघ घोड़े के रुकने का मैसेज बना। मतलब लोकसभा चुनाव में बुरी हार के बाद केजरीवाल का उठ खड़ा होना साल का चमत्कार है, तो राहुल गांधी का पिछले 2 महीनों में दम पाना एक अनहोनी है। मोटे तौर पर भूमि अधिग्रहण बिल, किसानों की दशा और अमीरों के विकास के ख्याल में मोदी सरकार के होने के हल्ले ने विपक्ष को आईसीयू से बाहर निकाला है। विपक्ष में अपने दम पर जान नहीं लौटी, बल्कि मोदी सरकार की गलतियों से उसे ऑक्सीजन मिली है। राहुल गांधी का मजाक उड़ रहा था। अरविंद केजरीवाल खत्म हुए माने जा रहे थे। ममता बनर्जी उखड़ती लगती थी। नीतीश कुमार और अखिलेश यादव दम तोड़ते लगते थे। ये सब आज दमखम से भरे पूरे हैं, तो वजह मोदी सरकार की गलतियां हैं या इनकी अपनी मेहनत है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान और भूमि अधिग्रहण बिल को तीसरी बार जारी करने का फैसला लगभग एक साथ हुआ। मोदी ने कहा कि भूमि अधिग्रहण बिल उनके लिए जीवन मरण का सवाल नहीं है और न ही उनकी पार्टी और सरकार का एजेंडा है। उसके एक दिन बाद सरकार ने अध्यादेश तीसरी बार जारी किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के बयान से इस कानून को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। अगर इस बयान में वित्त मंत्री अरुण जेटली के बयान को जोड़ दें, तो भूमि बिल का मामला और पेचीदा दिखने लगेगा। उन्होंने संकेत दिया है कि सरकार साझा सत्र बुलाने की नहीं सोच रही है। तभी सवाल है कि अगर साझा संसदीय समिति में सहमति नहीं बनी और मॉनसून सत्र में भी सरकार राज्यसभा से इस बिल को नहीं पास करा सकी, तो क्या होगा? ऐसे में मॉनसून सत्र के बाद साझा सत्र बुलाने का विकल्प होगा, लेकिन बहुत संभव है कि तब तक बिहार चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई होगी। ऐसे में साझा सत्र में लंबी बहस कराना और बिल पास कराना राजनीतिक रूप से नुकसानदेह हो सकता है। सो सरकार को या तो चौथी बार अधिसूचना जारी करके इसे शीतकालीन सत्र तक टालना होगा, या विपक्ष के विरोध के हवाले इसे ठंडे बस्ते में डालना होगा। दूसरा विकल्प प्रधानमंत्री मोदी के विकास एजेंडे के रास्ते में रोड़ा बन सकता है। हालांकि सरकार के संसदीय प्रबंधक मॉनसून सत्र में बिल पास कराने के भरोसे में हैं, पर भरोसा का आधार नहीं दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी को एक दलित नेता की तलाश है। वैसे तो उसे एक अखिल भारतीय छवि वाले आदिवासी नेता की भी जरूरत है, क्योंकि पिछले 2 दशक में आदिवासी चेहरे के तौर पर उभरे नेता अजीत जोगी और वी किशोर चंद्र देव इन दिनों हाशिए में है। लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक मजबूरियों में कांग्रेस को उत्तर भारत से कोई ऐसा चेहरा चाहिए जिसे आगे करके प्रचार किया जाए और कांग्रेस के पुराने दलित वोट बैंक को हासिल करने की कोशिश की जाए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के कार्यक्रम तय करने के लिए बैठक हुई। राहुल गांधी कल इंदौर के महू जा रहे हैं, जहां अंबेडकर का जन्म हुआ था। इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे और सुशील कुमार शिंदे का चेहरा आगे कर रही है, पर कांग्रेस को पता है कि उत्तर भारत की राजनीति पर इसका असर नहीं होगा। IAS अधिकारी रहे पूर्व सांसद PL पूनिया अपने उत्तर प्रदेश में ही कोई असर नहीं छोड़ पा रहे हैं। सोले देकर कांग्रेस नेतृत्व की नजर मीरा कुमार पर टिकती है। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद से ही वो बिल्कुल नेपथ्य में है और उनकी कोई गतिविधि नहीं दिख रही है। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि जल्दी ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे सकती हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी पिछले 2-3 महीने से परेशान थी। बेंगलुरु में हुई भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से ठीक पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटा दिया था। वे बेंगलुरु बैठक में नहीं गई और जिस दिन बैठक शुरू हुई उसी दिन गोवा में उन्होंने एक कपड़ों की दुकान के चेंजिंग रूम में कैमरा लगे होने की शिकायत की थी। उनकी इस शिकायत पर भी उन्हीं की पार्टी के एक सांसद ने सवाल उठाया था। बहरहाल वह इकलौता मामला नहीं था। मंत्रालय के कामकाज आदि को लेकर भी उन पर सवाल उठ रहे
थे। मंत्रालय बदले जाने तक की चर्चा हो रही थी, लेकिन भाजपा में अचानक उनका महत्व बढ़ गया है। असल में राहुल गांधी की सक्रियता से परेशान भाजपा ने अमेठी में स्मृति ईरानी को उतार दिया। मई में वे 2 बार अमेठी गई और सोनिया, राहुल सहित पूरे गांधी परिवार पर हमला किया। उनके हमलों पर राहुल और प्रियंका गांधी ने ऐसे बयान दिए जिससे ईरानी को और मौका मिला। हालांकि बाद में कांग्रेस नेताओं को अपनी गलती का एहसास हुआ और अब बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने तय किया है कि प्रदेश स्तर के नेता या प्रवक्ता ही स्मृति ईरानी का जवाब देंगे। लेकिन राहुल के हमलों पर जवाबी हमला करके ईरानी ने अपने को मीडिया में बनाए रखा। उन्होंने राहुल के बयानों के बहाने प्रधानमंत्री मोदी को महान अर्थशास्त्री बताया तो राहुल को ईंट का जवाब पत्थर से देने की चेतावनी दी। कुल मिलाकर राहुल के सहारे स्मृति ईरानी का राजनीतिक पुनर्वास होता दिख रहा है। अब आज की सुर्खियां, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। बिहार में चुनाव से पहले सत्तारूढ़ जनता दल यू और कांग्रेस करीब आते दिख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने जनता दल यू के साथ तालमेल करने के स्पष्ट संकेत देते हुए कहा कि बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाना चाहिए। प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौधरी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने के बाद कहा है कि नीतीश कुमार लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और भाजपा को रोकने के लिए उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। उधर पटना में नीतीश कुमार ने भी कहा है कि कांग्रेस के साथ उनकी पार्टी का बेहतर समन्वय है। उन्होंने भी दोनों पार्टियों के मिलकर चुनाव लड़ने का संकेत दिया। एक तरफ कांग्रेस के नीतीश कुमार को नेता मान लिया है, लेकिन राजद इसके लिए तैयार नहीं है। राजद के रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा है कि नीतीश की जगह दूसरा नेता चुनना चाहिए। कर्नाटक सरकार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को आय से अधिक संपत्ति के मामले में हाई कोर्ट से मिली क्लीन चिट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। कर्नाटक सरकार के कानून मंत्री टीबी जयचंद्र ने आज कहा है कि राज्य के एडवोकेट जनरल की सलाह पर सरकार ने जयललिता को बरी करने के फैसले को चुनौती देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि एडवोकेट जनरल का मानना है कि जयललिता के खिलाफ अपील की बहुत मजबूत केस है। राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील के लिए 90 दिन का समय होता है और अभी सिर्फ 20 दिन ही गुजरे हैं। पिछले महीने कर्नाटक हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में जयललिता को बरी कर दिया था, जिसके बाद वे फिर से मुख्यमंत्री बनी। तेलंगाना में विधान परिषद चुनाव में एक मनोनीत विधायक को वोट के लिए रिश्वत देने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किए गए टीडीपी विधायक को 2 हफ्ते के लिए जेल भेज दिया गया है। टीडीपी विधायक रेवंत रेड्डी को कल इस मामले में हिरासत में लिया गया था। आज अदालत ने उनको न्यायिक हिरासत में भेजने से पहले विधान परिषद के चुनाव में वोट डालने की छूट दे दी। उन्होंने अपनी पार्टी के उम्मीदवार को वोट देने के लिए एक विधायक को कथित रूप से रिश्वत देने की कोशिश की थी। उनके साथ 2 और लोगों को जेल भेजा गया है। दूसरी ओर टीडीपी की ओर से कहा गया है कि उसे बदनाम करने के लिए साजिश के तहत विधायक को गिरफ्तार किया गया है। टीडीपी ने आज हुए विधान परिषद चुनाव को रद्द करने की मांग भी की है। केंद्र में सरकार बनने के बाद पिछले 1 साल से किसी न किसी बहाने नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रही शिवसेना उनके बचाव में उतरी है। शिवसेना ने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए राहुल गांधी पर हमला किया है और कहा है कि 100 राहुल गांधी भी नरेंद्र मोदी की लहर का सामना नहीं कर सकते हैं। शिवसेना ने कहा है कि सूटकेस की सरकार से निश्चित रूप से सूट बूट की सरकार बेहतर है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा गया है कि राहुल गांधी 2 महीने की रहस्यमय छुट्टी से लौटे हैं। तब से वे बोलने लगे हैं, हिलने डुलने लगे हैं, लेकिन मोदी की महालहर के सामने ये झरना टिक पाएगा, ये बड़ा सवाल है। बांग्लादेश की सरकार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सम्मानित करेगा। 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति के लिए हुई लड़ाई के दौरान समर्थन और सहयोग देने के लिए बांग्लादेश की सरकार उन्हें सम्मानित करेगी। 6 जून को प्रधानमंत्री जब बांग्लादेश की यात्रा पर जाएंगे तो उन्हें वाजपेयी का फ्रेंड्स ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर अवार्ड सौंपा जाएगा। खराब सेहत की वजह से खुद वाजपेयी ये सम्मान लेने नहीं जा सकते हैं। बांग्लादेश सरकार ने कहा है कि जनसंघ के अध्यक्ष और लोकसभा सदस्य के नाते वाजपेयी ने बांग्लादेश के लोगों को अधिकार दिलाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुहिम छेड़ी थी। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। विपक्ष हल्ला करने में यदि आज कामयाब है, राहुल गांधी और कांग्रेस के शोर का मोदी सरकार और भाजपा को जवाब देना पड़ रहा है, तो अर्थ साल भर में विपक्ष का खड़ा होना है। 16 मई 2014 को कांग्रेस सिर्फ 44 सीटें जीत पाई थी। विपक्ष पूरी तरह खत्म था और आज वह गला फाड़ सरकार को बदनाम कर रहा है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा।
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के एक साल पूरे होने और सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा के बीच पारंपरिक और सोशल मीडिया में एक बात खास तौर से उभरी है। ये कहा जाने लगा है कि एक साल में केंद्र सरकार ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को नेता बना दिया। लोकसभा का चुनाव हारने के बाद कांग्रेस राजनीतिक बियाबान में भटक रही थी। सिर्फ 44 सांसदों के साथ उसे लोकसभा में विपक्ष का दर्जा भी नहीं मिला था। राहुल गांधी संसद से नदारद थे। 16वीं लोकसभा के पहले 2 सत्रों में विपक्ष के होने का एहसास ही नहीं हुआ। तभी बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे विपक्ष से वैसे ही सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं जैसे पहले 2 सत्रों में मिला था। लेकिन अफसोस की बात है कि उनकी सदिच्छा पूरी नहीं हुई। बजट सत्र से विपक्ष इस कदर आक्रामक हुआ है कि सरकार के लिए संसद में विधायी कामकाज तो मुश्किल हुआ ही, संसद के बाहर की राजनीति में भी लगातार विपक्ष के आरोपों का जवाब देना पड़ रहा है। ऐसा होने के 2 कारण हैं। पहला कारण दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जीत है। फरवरी में आए दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे भाजपा के लिए बड़ा झटका थे। प्रधानमंत्री की कई जनसभाओं और माइक्रो लेवल के प्रबंधन के बावजूद भाजपा को सिर्फ 3 सीटें मिली, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। लेकिन इस चुनाव नतीजों से भाजपा के अजेय होने का मिथक टूट गया। इससे पहले लोकसभा के साथ और उसके बाद हुए सभी राज्यों के चुनाव में भाजपा जीती थी। दिल्ली के चुनाव नतीजों ने विपक्ष में जान फूंक दी। 6 महीने पहले मई 2014 में बुरी तरह हार कर फंस पड़े अरविंद केजरीवाल ने अनहोनी कर दी। इससे नरेंद्र मोदी की सुनामी पर ब्रेक लगा तो अमित शाह की अजय रणनीति भी सवालों के घेरे में आई और इसी से समूचे विपक्ष का हौसला लौटा। 14 फरवरी को केजरीवाल ने दिल्ली में शपथ ली और एक हफ्ते बाद शुरू हुए बजट सत्र में विपक्ष ने सरकार पर हल्ला बोल शुरू कर दिया। कांग्रेस से लेकर तृणमूल कांग्रेस, लेफ्ट, जनता परिवार की पार्टियां आदि सबने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। उनके पास भूमि बिल का एक तयशुदा मुद्दा था जिस पर उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। राहुल गांधी संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण से ठीक पहले 2 महीने की छुट्टियों से लौटे और दिल्ली के रामलीला मैदान में भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ रैली करके उनको फिर से लॉन्च किया गया। उसके बाद से उन्होंने आराम नहीं किया है। संसद में महीनों तक चुप्पी साधे रहने वाले राहुल ने 1 महीने में संसद में 3 बार भाषण दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सूट बूट की सरकार चलाने का आरोप लगाकर ऐसा जुमला उछाला जिसका अभी तक सरकार की ओर से जवाब दिया जा रहा है। पिछले 1 साल की राजनीति विपक्ष में जान फूंकने वाली रही है। सरकार की उपलब्धियों के बीच यह एक खास पहलू है। विपक्ष ने राज्यसभा में सरकार के तमाम प्रयासों को फेल करके राष्ट्रपति के अभिभाषण में संशोधन कराया, जो सरकार के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। इसी तरह भूमि बिल और जीएसटी बिल संसदीय समिति को भेजने के लिए विपक्ष ने मजबूर किया। जाहिर है संसद के भीतर और बाहर अब सरकार व विपक्ष के बीच टकराव चलते रहना है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद मोदी सरकार के साल में विपक्ष की दशा पर चर्चा करेंगे। अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी के पिछवाड़े में भले कितनी गड़बड़ियां हो, मगर जनता के बीच ये खम ठोक खड़े हैं। ये सरकार की आलोचना और उसे बदनाम करने में कोई कसर नहीं रख छोड़ रहे हैं। क्या ये हैरानी वाली बात नहीं है? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुब्रत भट्टाचार्य हैं। सुब्बू जी, मोदी सरकार के 1 साल पर चौतरफा चर्चा हुई है। इसी 1 वर्ष के अंदर विपक्ष का कैसा रोल रहा? विपक्ष का क्या बना इस 1 वर्ष में? विपक्ष इस एक पूरे साल में कोई भी चौवा नहीं मार सका, बिल्कुल इनएक्टिव था। पहले कुछ महीने से गुजार दिए लीडर ऑपोजिशन के मुद्दे पर। विपक्ष ठीक है, एक बार सोनिया गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रपति भवन जरूर चले गए लैंड बिल के ऊपर, पर टोटल बिखराव है। नहीं, लेकिन बिखराव के दौरान में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर चुनाव जीता है, ये कोई मामूली बात नहीं थी। परंतु उसका असर दिल्ली के बाहर कहीं नहीं हुआ है। नहीं, उससे पूरे देश में माहौल फिजा बीजेपी की और सरकार की नहीं बिगड़ी। फिजा मैं कहूँगा ये दिल्ली का मुद्दा था। हाँ, एक तरह से देखा जाए कि दिल्ली के लोगों ने सबसे करीब से बीजेपी सरकार को देख रखा था और उन्होंने 67 सीट्स इनको दी और कांग्रेस को बिल्कुल परास्त कर दिया और बीजेपी को 3 सीटों में समेट दिया। वो अवश्य है, परंतु केजरीवाल जो है राष्ट्रीय प्लेन पर कहीं पर अभी
इतना असर नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास पार्लियामेंट के अंदर सीट नहीं है। असर नहीं कर पा रहेगा, लेकिन कुल मिला के एक पक्ष विपक्ष की राजनीति में टकराव, माहौल बनाना, भूमि अधिग्रहण हो, किसान का मुद्दा हो, एक माहौल बनाने की राजनीति। वो ठीक है, परंतु केजरीवाल को बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने आज तक किसी ने अपना कर नहीं देखा है, क्योंकि केजरीवाल का कहना है कि मैं पॉलिटिकल पार्टी से अलग हटके हूँ। ठीक है, तो इसलिए ये ठीक है कि नीतीश कुमार जी ने उनको थोड़ा ग्रीट किया, शायद ममता जी ने भी शायद ग्रीट किया था, पर इसके अलावा अभी तक केजरीवाल कंबाइंड अपोजिशन की सिनेरियो में कहीं नहीं आ पाया है। बाकी सिनेरियो में बाकी पार्टियों की क्या स्थिति लगती है? ममता, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, बिखराव है। शरद पवार, सबने ज्यादातर हथियार डाल रखे हैं बीजेपी के सामने। ममता बनर्जी, अभी अमित शाह जी ने कहा था कि हम कांग्रेस की तरह सीबीआई दिखा के अपना समर्थन नहीं कायम करते, परंतु सीबीआई ना दिखा के भी तो ये काम हो सकता है। जैसे ममता बनर्जी पे अगर श्रद्धा का वो प्रोब ना चले तो वो उनके लिए ठीक है। देखिए 16 मई 2014 को पूरी तरह सारा विपक्ष आईसीयू में चला गया था। क्या अभी भी आईसीयू में है या कुछ जिंदा हुआ, कुछ खड़ा हुआ है? देखिए, विपक्ष की राजनीति जो है उसमें सबसे अहम भूमिका लोकसभा के अंदर विपक्ष के नेता निभा सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे या गुलाम नबी आजाद, ये कोई विपक्ष के नेता के स्तर के नहीं। हाँ, या तो सोनिया गांधी लीडर ऑपोजिशन बनती या राहुल गांधी स्वयं बनते। इनको ना करके डिप्टी लीडर इनका अमरिंदर सिंह नजर नहीं आते। राहुल गांधी अभी तक किसी तरह से, हाँ ठीक है, सूट बूट की सरकार बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया, पर वो कह क्या रहे हैं और कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, आज तक साफ नहीं आया। मेरे को अगर आप अनुमति दें, रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि की जो 13वीं कविता है उसका अंग्रेजी अनुवाद है, द सॉन्ग आई केम टू सिंग रिमेन्स अनसंग टू दिस डे, आई स्पेंड माई डेज इन स्ट्रिंगिंग एंड अनस्ट्रिंगिंग माई इंस्ट्रूमेंट्स। हिंदी बनता है, जो गीत में गाने चला था आज तक गा ना सका, मैं अपने साज का सुर और लय तानता रहा। नहीं, लेकिन यही बात राहुल गांधी पे एप्लीकेबल नहीं ये है, लेकिन अभी नहीं लगता पिछले 2 महीनों के अंदर जो माहौल बना, तो उसमें सरकार एक तरह से जवाब रिएक्ट करती हुई नजर आ रही है। सरकार एक तरह से, कांग्रेस ने जो हल्ला बोल किया है उससे माहौल तो एक तरह से बनाया। हाँ ठीक है, परंतु राहुल गांधी कितने सीरियस हैं ये हमें नहीं मालूम। सुबोध जी, बुनियादी तौर पर क्या ये नहीं लगता है कि जो भी पिछले 2 महीनों के अंदर एक विपक्ष ने, या जो भी माहौल बना, विपक्ष खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है, या अभी भी वो आईसीयू में नजर आ रहा है आपको? विपक्ष बिखरा हुआ है। हाँ, एक तरफ समाजवादी हैं जो कि नहीं, भले बिखरा हो, लेकिन वो खड़ा हुआ या नहीं, या वो मरा हुआ पस्त है एकदम बैठा हुआ है जी, बैठा हुआ है, हाउस के अंदर बैठा जान हुआ है। लौट आई है उसमें? मैं नहीं कहूंगा जान नहीं लौट आई है। हाँ। क्या कमी, विपक्ष में क्या कमी है? देखिए, विपक्ष के लिए विपक्ष की एक इडियम होती है, पैराडाइम होती है कि सरकार को हर वक्त वो चैलेंज करती रहे। अब ये सिर्फ अपना पॉइंट बनाने के लिए, जैसे कि जीएसटी के ऊपर कांग्रेस की बिल थी जीएसटी, उसको अपोज करना नहीं, लेकिन किसान भूमि अधिग्रहण वाले पे तो मेरे ख्याल से असली विपक्ष जो आया है, जिसके लिए ये हाउस कमेटी में गई है, मुझे नहीं मालूम ये विपक्षी दलों के लिए है या संघ परिवार के अंदर जो विपक्ष हुआ है उसके लिए है। मैं तो कहूंगा कि ये संघ परिवार के अंदर जो आरएसएस के नेता हैं और जो अनुभवी लोग हैं, मतलब विपक्ष, इन लोगों ने अंकुश लगाया सरकार के ऊपर कि कुछ करने से पहले देख लो कर क्या रहे हो। नहीं, मतलब आपका मानना है कि जो पूरी शोर है, जो कुछ है, सरकार जो मतलब जो जवाब देती हुई नजर आ रही, जवाबदेह बनती नजर आ रही है, वो उसमें आप मानते हैं विपक्ष का कोई मतलब ही नहीं? विपक्ष की मतलब आप विपक्ष का 1 साल का परफॉर्मेंस बुरी तरह फ्लॉप मान रहे हैं आप? मैं फ्लॉप तो नहीं कहूंगा, परंतु कोई इसमें कोई धमाका नहीं हुआ। इट्स विम्पर। नहीं, धमाका किस संदर्भ में आप क्या चाहते हैं? 1 साल के अंदर वो क्या हो सकता था? साल के अंदर विपक्ष चाहती है तो हर चीज के ऊपर सरकार को बिल्कुल, अब नहीं, राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर लगातार इतने सारे बिल जो इस हाउस में पास किए गए बिना डिस्कशन के, विपक्ष कहाँ थी? बिना डिस्कशन की सरकार अगर नहीं, पर कई मामलों के अंदर तो विपक्ष अड़ा, जिसके कारण एजेंडा रुका सरकार का। भूमि अधिग्रहण तो ऐसा है कि क्योंकि वो किसानों से जुड़ा हुआ मामला है, तो कांग्रेस, वही तो जनता की नब्ज को छूने वाला मसला तो एक तरह से विपक्ष ने जिंदा किया। अभी भी जो है लोगों ने कांग्रेस को माफ नहीं किया है। कांग्रेस की जितनी गलतियां थी और ये इस सरकार की जो गलतियां नहीं है,
ये मैंने कहूंगा कि सरकार बिल्कुल ही ठीक चल रही है। कांग्रेस ने गलतियां पे गलतियां की, इस सरकार ने वो उन गलतियों से बाहर कांग्रेस नहीं निकली, ये आपका कहना है? उन गलतियों से बाहर नहीं निकली। मैं कहूंगा कि बीजेपी के विषय में एक साल में लोगों में आक्रोश नहीं हुआ, हाँ कुछ मुद्दों पर रोष जरूर है। नहीं, विपक्ष को लेकर गुस्सा है जनता में, या विपक्ष जनता में फिर साख बना रहा है? विपक्ष अभी तक मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी और दिल्ली को अलग अगर हम रख दें, विपक्ष मुझे कहीं पर भी नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कोई धमाका करता हुआ नजर नहीं आ रहा। जी सुबोध जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@twitter पर जाहिर करें। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।